हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जुलाई का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स आपने सुना होगा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, उसका जो इशू हुआ था वो काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके अलावा डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे अमूल एक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके किसी एक संस्था को बनाते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, किसी एक कंपनी या फैक्ट्री को बनाते हैं। उसको बनाने के बाद वो सारे मिलके काम करते हैं और जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसको शेयर करते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है कोऑपरेटिव में उसकी हेल्प की जाती है। मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसमें हेल्प की जा सके। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में रहने का कारण है कि अभी हमारे जो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग को अटेंड किया है। वो कौन सी मीटिंग थी? दैट वाज द 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी। तो इस ओकेजन के सेलिब्रेशन को उन्होंने अटेंड किया था। अब इसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, यानी कि कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। तो पहला है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, यानी कि हमारे जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर बेस्ड होते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने हिसाब से काम करते हैं, उनमें ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी का नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता के साथ काम करें, कोई उनको इंटरफेरेंस उसमें ना करे। सेकंड है वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, कोई भी आके मेंबरशिप ले सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। थर्ड है कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, यानी कि जितने भी लोग उसमें जुड़े होते हैं, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था आपके साथ कि इसका मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। उसके बाद है कॉपरेशन अमंग द कॉपरेटिव्स, यानी कि जो भी कॉपरेटिव्स होते हैं उनके बीच में कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि लोग उसमें हैं इंडिविजुअली जो जुड़े हुए हैं, उनके बीच में तो कॉपरेशन होना ही चाहिए। इसके अलावा कॉपरेटिव टू कॉपरेटिव भी कॉपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, लोगों को एजुकेशन दी जाए, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से पर्टिकुलर से जो जुड़े हुए लोग हैं, एंड ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, उन तक इन्फॉर्मेशन की पहुंच हो, जिससे कि वो कोऑपरेटिव से बेहतर तरीके से काम कर सकें और हर इंडिविजुअल जो भी उससे जुड़ा हुआ है वो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखता हो, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो कुछ भी बना हुआ है वो डेवलप कर सके। उसके बाद है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, यानी कि हर मेंबर जो भी कोऑपरेटिव में जुड़ा हुआ है उन सब के डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब है हर किसी का अपना एक मत होना चाहिए और हर किसी को उसमें एक अधिकार होना चाहिए जिसके हिसाब से ये काम करे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में पावर आ जाए और बाकी के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो उससे अलग हो जाएं, ऐसा ना हो। उसके बाद है मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मेंबर्स जो हैं उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी शेयर उन्होंने लगाया है और जो प्रॉफिट उनको मिलता है उसके हिसाब से उस प्रॉफिट को भी यूटिलाइज करें और जब ज़रूरत पड़े तो उनकी उस वक्त मदद हो सके। के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये सेलिब्रेशन जो हुआ था ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। जो NCUI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सर्वोच्च संगठन है किसका, जो रिप्रेजेंट करता है ये जितना भी सारा कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे हिंदुस्तान में चलता है उसका ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1929 में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर बाद में जब इसमें संशोधन हुआ, यानी कि 1961 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, तब इसको बोला जाने लगा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। इसके जो भी अभी सेलिब्रेशन हुआ है उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो दिस वाज द थीम आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में या अदर एग्जाम्स, NDA, CDS, CAPF इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लेते हैं। अब कोऑपरेटिव्स के बारे में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव्स होते हैं। की डेफिनेशन है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार उसमें लोग जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स, और उनकी जो ज़रूरत होती है वो कॉमन होती है, यानी कि इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो सकें, ये कॉमन नीड होती है। इसके अलावा सोशल सेक्टर में भी पर्टिकुलर में वो जिसमें डेवलपमेंट लाना चाहते हैं वो भी उनका एक कॉमन मोटिव या कॉमन नीड हो सकती है। हु जॉइन हैंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था। एम क्या होता है, एम ऑफ एनी कोऑपरेटिव इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स, यानी कि जो कोऑपरेटिव का मतलब ये एक दूसरे का सहयोग करना, तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं जिससे कि इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो सकें और जब उनको ज़रूरत हो वो ज़रूरत उनकी पूरी हो सके। इसका फोकस होता है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादातर जितने भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स इस तरीके से कहीं पर भी काम कर रही हैं, तो वो रूरल सेक्टर में ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़रूरत ज़्यादा होती है। हालांकि शहरों में भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गाँवों यानी कि रूरल एरिया में ही होती हैं। तो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, सेल्फ हेल्प का मतलब है जैसे 10-15 लोग हैं, उन्होंने मिलकर कोई कोऑपरेटिव बना लिया। अब
उन्होंने उसमें सबने मिलकर पैसा डाला और जिसको ज़रूरत हुई उसने उसमें निकाल के दे दिया कि भाई अपना काम चला लो। तो ये क्या है, सेल्फ हेल्प या म्यूचुअल हेल्प के थ्रू होता है। अब मोडस ऑपरेंडी क्या है इसका, किस तरीके से ये काम करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपरेटिव्स, पीपल कम फॉरवर्ड एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में आते हैं और जो भी उनकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती हैं यानी कि मनी होता है, इसके अलावा जो भी उनके पास होता है वो एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लाते हैं और उनको यूटिलाइज़ करते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल सके। अब इसका रिलीवेंस क्या है, रिलीवेंस है मोर देन 12% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद कॉपरेटिव्स, यानी कि दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 12% लगभग कॉपरेटिव्स से जुड़ी हुई है और 30 लाख कॉपरेटिव्स पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं इस टाइम पे। सो द जॉइंट कॉपरेटिव इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट। जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, जितने भी इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं या इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उनमें ये 5th लार्जेस्ट है। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव्स वर्किंग इन इंडिया, हर तरीके का कॉपरेटिव इंडिया में काम कर रहा हो, चाहे वो कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसाइटी हो, प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में वर्किंग में है। सो अमंग द 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, द सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया नेमली, जैसे अभी हमने बात की थी, अमूल है, जो इफ़को है, इफ़को के अलावा जो क्रिवको है, दीज आर इंक्लूडेड इन दिस। तो हमारे यहाँ की जो 3 सोसाइटीज़ हैं, ये दुनिया की जो 300 सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दुनिया में, तो उसमें इन तीनों का भी नाम आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजंस कॉपरेटिव्स के बारे में क्या दे रखे हैं, पहला तो आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल में ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। सेकंड बता रखा है कि आर्टिकल 19(1)(c) में इसका जिक्र है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ये हमारे फंडामेंटल राइट है, आपको पता होगा 19 जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है जो कि 19(1)(c) में आता है। यहाँ पर कि जो हमारे DPSPs हैं उसमें भी आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव्स की बात की गई है। इसके बाद 4th है, इसमें बता रखा है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 है, इसमें ये प्रोवाइड किया है, इसमें ये बता रखा है कि कोई भी एक कोऑपरेटिव है वो 2 स्टेट या उससे ज़्यादा में काम कर सकती है, यानी कि एक स्टेट से ज़्यादा में काम कर सकती है। जैसे अमूल है तो अमूल केवल एक स्टेट में तो काम नहीं करती है, बहुत सारे स्टेट्स में काम करती है, तो ये 2002 के एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है। आगे बढ़ा, जो इंडिया में कोऑपरेटिव्स हैं उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब है कि जितने भी लोग उस कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं तो उनको सबको अधिकार होना चाहिए और जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो भी उन्होंने दिया है तो उस तक सबकी पहुँच होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ कमियाँ हैं, वो कमियाँ आगे बता रखी हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट का वेरियस लॉज के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है उसमें, उसके रेगुलेशन को लेके, फंक्शनिंग को लेके, तो ये समस्या आती है, उसकी फाइनेंसिंग को लेके। दूसरा है पॉलिटिसाइजेशन। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब है कि इनमें भी अब पॉलिटिसाइजन यानी कि राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। सो मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर डोमिनेटेड बाय लोकली पावरफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। होता क्या है कि मान लो आपने एक कोऑपरेटिव 2-3 गाँवों को मिला के बनाया है, मतलब 2-3 गाँवों के लोग मिला के कोई कोऑपरेटिव बना रहे हैं, बट उसमें क्या होता है कि कुछ जो इकोनॉमिकली या सोशली इस तरीके से कल्चरली स्ट्रांग लोग होते हैं तो उनका ही उस पर अधिकार हो जाता है और जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं उनका वो जिस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द नेगेटिव ऑफ दिस। तो राजनीतिकरण एक ये भी समस्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ। कुछ एरियाज़ इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, बट कुछ सेक्टर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर ना के बराबर कोऑपरेटिव्स हैं वही, बट वहीं आप महाराष्ट्र, गुजरात और ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है वेस्टर्न वाला, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव्स। तो एक रीजनल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी कि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स हैं इंडिया में, बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड में जो टोटल 300 बड़े कोऑपरेटिव्स हैं उनमें इंडिया के केवल 3 ही हैं, बल्कि इंडिया में जिस तरीके से कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिस तरीके से कोऑपरेटिव्स पे ध्यान दिया जाता है, सरकार भी देती है, लोग भी देते हैं, तो कम से कम 10-15 तो होने ही चाहिए थे, बट 3 ही हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इंडिया में। एक प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसी है कि जो स्किल्ड और जो जानकारी, अभी उसमें हमने बात की थी कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, एजुकेशन उसके बारे में, है ना, तो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती नहीं है, एजुकेशन उनके पास होती नहीं है, ट्रेनिंग होती नहीं है, तो जिसकी वजह से अच्छी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स स्पेसिफिक चैलेंजेस। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे कि पीएमसी वाला इशू था, तो इनके अपने स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या होते हैं। पहला होता है डुअल रेगुलेशन। डुअल रेगुलेशन कैसा है, एक तो जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ होता है वो रेगुलेट करता है, दूसरा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करता है। तो अब यही फिक्स नहीं हो पाता है कि भाई कौन रेगुलेट कर रहा है और किसकी अकाउंटेबिलिटी है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स नहीं हो पाती है, कि ये प्रॉब्लम है। दूसरा है सिंकिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होती हैं उनके कंपैरिजन में जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं उनकी जो एनपीए है यानी कि बैलेंस शीट है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि फॉर एग्जांपल एनपीए ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन केरला। केरला में जो है
एनपीए कोऑपरेटिव बैंक्स में दैट इज 38%, बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर कमर्शियल बैंक्स में देखा जाए केरला में तो दैट इज ओनली 3.99%। तो कितना ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और ये बात एज ऑफ दिसंबर 2021 की है, तो वो वाला डेटा यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस इशू में क्या है, लैक ऑफ मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस। मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं, और वही हम अब इसमें यूटिलाइज़ करते हैं कि कुछ लोगों ने इकट्ठा किया, बस उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। जिस तरीके से मोबाइल में रिवोल्यूशन आ रही है, ऐप्स आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो उन सब का यूटिलाइजेशन इनको जो करना चाहिए तब वो नहीं कर पा रहे हैं। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत इन पर देखने को मिलता है, जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है इनमें वो भी अच्छा नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे। इसके अलावा हम बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स में क्या है, बिल्डिंग लोकल एक्सपर्टीज़ एंड प्रॉफिट्स, कि जो भी काम वहाँ पे कोऑपरेटिव्स में कर रहे हैं लोकल लेवल पे 2-3 गांव मिलके, तो उनको क्या एक एक्सपर्टीज़ मिलता है कि कोऑपरेटिव्स किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, और वो जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होता है। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। सो फॉस्टर्स जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलता है। कि आपने सुना होगा कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं, तो ये जेंडर इनइक्वलिटी है उसको भी कम करता है। बिल्ड्स सोशल कोहेशन, अब समाज में लोग सब मिलके अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ रहे हैं, वो कोऑपरेटिव्स में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। तो कल्चरल एंड सोशल जो इंटरेक्शन जब उनका बढ़ता है तो उनके बीच में कोहेशन होगा ही होगा। रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फाइनेंस भी उनको अफोर्डेबल मिल जाता है, बहुत कम इंटरेस्ट लगता है या ना के बराबर लगता है वो तो। और उसके बाद इक्वल वोटिंग राइट्स प्रमोट्स डेमोक्रेटिक स्पिरिट, तो सबको जितने भी लोग वहाँ पे उससे जुड़े होते हैं सबको डेमोक्रेटिक राइट यानी कि वोटिंग राइट होता है, तो ये डेमोक्रेसी वहाँ पर देखने को मिलती है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट्स लीडरशिप, सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वहाँ पर है सबके अपना उत्तरदायित्व है कि सबके टारगेट है कि आपको कितना क्या काम करना है, जिससे क्या लीडरशिप स्किल है जो लोगों की बढ़ती है। प्रमोट्स द फिलॉसफी ऑफ म्यूचुअल हेल्प, ये म्यूचुअल हेल्प की जो फिलॉसफी है एक दूसरे की, हमारे इंडिया में ये काफ़ी पहले से चली आ रही है और काफ़ी पुरानी चीज़ है कि एक दूसरे की मदद करना। गाँव में ये अभी भी देखने को मिलता है कि अगर किसी के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी है, अगर कोई फंक्शन है, मान लो किसी के यहाँ शादी है या कोई और फंक्शन है, तो उस टाइम पे गाँव के सभी लोग आ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं, चाहे वो आप फिजिकली हो या इकोनॉमिकली हो या कैसे भी हो, वो मदद करते हैं। तो ये चीज़ पुराने टाइम से देखने को मिलती है और इसको और भी ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट भारत में किस तरीके से बढ़ा है और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का निर्माण, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाई गई। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट। यानी कि जब सेपरेट मिनिस्ट्री होगी तो उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है, वो पूरा अलग होता है और उस पर वो फोकस करके काम करता है। दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें क्या किया गया था कि इट गिव्स द आरबीआई पावर्स टू सुपरसीड बोर्ड्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अलाउज कोऑपरेटिव बैंक्स टू रेज मनी वाया, यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अब पहले पैसा ऐसा नहीं ले सकते कि पब्लिक इशू के थ्रू अपना शेयर मार्केट में शेयर इशू करके ले सकते हो, बट 2020 में जो संशोधन किया गया उसमें ये मेंशन किया गया था कि इस तरीके से वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या पब्लिक इशू के थ्रू पैसा ले सकते हैं और इक्विटी भी खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद है नेफेड का जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है उसका निर्माण किया गया, तो इसने भी काफ़ी डेवलपमेंट में हेल्प की है। आफ्टर दैट नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एनसीडीसी है, ये 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द स्कीम्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रैक्टिसिंग। कहने का मतलब यही है कि जो लोन्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, जो भी इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो वो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसी के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस तरीके से ये मदद करता है। जब वो कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव शुगर है, कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स हैं, इस तरीके की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन के आई थी, तो इन्होंने इसमें काफ़ी मदद की एनसीडीसी ने इसमें। अब वे फॉरवर्ड क्या दे रखा है, तो प्रमोट डेमोक्रेटिक स्पिरिट, उनके बीच में डेमोक्रेटिक स्पिरिट होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, है ना, और कुछ बड़े लोगों का ही इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसमें जितने भी लोग मेंबर्स हैं उन सबको अधिकार होने चाहिए, उन सबकी अपनी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, तो एक डेमोक्रेसी देखने को मिलनी चाहिए। सो ब्रिंगिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द परव्यू ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसके लिए क्या क्या किया गया है ऑब्जेक्टिविटी इसमें लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो पहला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको आरटीआई एक्ट के अंतर्गत लाया गया कि भाई अगर किसी को लग रहा है कि इसमें अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है और वो इन्फॉर्मेशन मांगे तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी आरटीआई के तहत। दूसरा इसमें है कि जो भी उसका डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को ये डायरेक्टर के लिए है भाई हर साल आपको अपनी जो भी इनकम है वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तीसरा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मेंबर्स अबाउट देयर राइट्स एज वेल एज द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव्स। एक ये किया गया, यानी कि जो अवेयरनेस है वो फैलाई, इन्फॉर्मेशन की जो अभी हमने बात की थी कि लोग मेंबर्स को पता हो कि भाई क्या चल रहा है उसमें कोऑपरेटिव में। उसके बाद इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दैट एंश्योर्स एथिकल बिहेवियर एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम ए टेंडर एज, यानी कि लोगों को पता हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरीके से काम करती हैं, है ना, और वो वैल्यू बेस्ड हो, यानी कि एथिकल बिहेवियर एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन लोगों के अंदर
इनबिल्ट हो, पहले से ही हो, ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती थोपा जाए। अब जब किसी के अंदर एथिकल बिहेवियर है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपरेटिव सोसाइटीज़ में वो ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा और जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं या कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट नहीं करेगा। प्रमोटिंग मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़, यानी कि जो मल्टीपर्पज़ एक ही सेक्टर के लिए नहीं, बहुत सारे पर्पज़ होंगे, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, तो उन मिलकर काम कर सकें, तो इस तरीके की सोसाइटीज़ को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जो इनका गवर्नेंस है, बैंकिंग है या बिजनेस में है, कहीं पर भी है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, एफिशिएंट सिस्टम लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। वो कैसा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली, उसमें ऐप्स के थ्रू हो सकता है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। तो ये अगर होगा तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और जो भी कॉपरेटिव्स के अधिकारी हैं वो अकाउंटेबल बनेंगे और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। आफ्टर दैट स्किल्ड एम्प्लॉइज़, तो लोगों को एजुकेशन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, है ना, तो वो एथिकल बिहेवियर उनका डेवलप हो सके और वो स्किल्ड हो सकें, जिससे कि वो कॉपरेटिव्स में बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो इस तरीके से ये हमने पूरा टॉपिक अपना डिस्कस किया। फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू EduSearch अगेन। राइट टू बी फॉरगॉटन, दिस इज अवर टॉपिक। राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है? मान लो आपने किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। प्राइवेट आपकी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत थी। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लो कि पुलिस का केस आपका हुआ और आपकी सारी डिटेल्स, DNA, फिंगरप्रिंटिंग से लेकर सब कुछ आपका उनके पास है, मान लो। अब उस टाइम पे होगा क्या कि वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपका केस रिजॉल्व हो जाता है, आपका केस से आप बरी हो जाते हैं, उस टाइम पर ये आपके पास अधिकार होना चाहिए, ये अधिकार आपके पास है कि उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से डिलीट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। तो ये जो होता है, ये अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन होता है और इसको राइट टू प्राइवेसी के अंडर में माना जाता है। तो इसमें अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है अपनी रजिस्ट्री को, रजिस्ट्री का मतलब जहाँ पर भी उनके रिकॉर्ड होते हैं, उसको डायरेक्ट किया है टू रिमूव डिटेल्स ऑफ अ कपल, कुछ डिटेल्स को वहाँ से रिमूव करने के लिए। ये ऐसा किया क्यों? क्योंकि इसमें एक पिटिशनर है, उन्होंने इसको कंटेंट किया और बोला कि भाई उनका जो नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं, पब्लिक डोमेन में है और जो उनको एम्बेरस करती हैं सोसाइटी के सामने और सोशल स्टिग्मा है उनके लिए और उनकी जो प्राइवेसी है उसको इन्फ्रिंज करता है। अब ये भी बोला गया, पिटिशनर ने ये भी बोला, ये इशू उठाया कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है और या फिर राइट ऑफ इरेजर है, यानी कि मिटा देना, जो भी हमने देखा था कि क्या इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हटा देना, ये जो राइट्स हैं ये राइट्स ऑफ प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं। अब ये राइट ऑफ प्राइवेसी आपने सुना होगा, ये हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। पुट्टास्वामी केस में ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है, द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिक, वेयर एज द राइट टू बी फॉरगॉटन इन्वॉल्व्स रिमूविंग इन्फॉर्मेशन दैट वॉज पब्लिकली नोन एट अ सर्टेन टाइम एंड नॉट अलाउइंग थर्ड पार्टीज टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एनी मोर। यानी कि पुलिस और जो वो पर्सन है उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बट अपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया और उसको थर्ड पार्टी देख रही है, तो ये सही नहीं है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन, अब ये होता क्या है? तो जो हमने देखा वही है, दिस इज राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट से, सर्च इंजन से, डेटाबेसेस से, वेबसाइट से, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ से उसको हटा देना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हटा देना जब तक कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब उसकी कोई जब ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दो ना वहाँ से। तो ये आपका जो है राइट टू बी फॉरगॉटन के अंतर्गत आता है। सो राइट टू बी फॉरगॉटन ट्रेसेस इट्स ऑरिजिन टू द राइट टू ऑब्लिवियन इन द फ्रेंच जुरिस्डिक्शन। या आगे आपको बता रखा है कि अलग अलग जगहों पर ये व्यवस्था की गई है। तो फ्रांस में इसको क्या बोलते हैं? फ्रांस में इसको राइट टू ऑब्लिवियन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि फ्रांस में भी राइट टू बी फॉरगॉटन है, लेकिन वहाँ पर भी क्या ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई ये सबको मिलेगा ही मिलेगा, ये एब्सोल्यूट है, ऐसा वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट को अगर ये बहुत ही ज़रूरी लगता है कि इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, डिलीट नहीं करनी चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट इन फ्रांस। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी राइट इन यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में भी ये क्या है? एक सांविधिक अधिकार है, यानी कि स्टैट्यूटरी राइट है, और ये वहाँ पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उनका, उसके अंतर्गत आता है। तो ये यूरोपियन यूनियन में है। तो यूरोपियन यूनियन में क्या है कि दिस इज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाई EU डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन 1995। तो 1995 में उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था। किस में रिकॉग्नाइज़ किया था? फर्स्ट टाइम जो उनका डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन था उसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था। इसी तरीके से रसिया में भी अगर देखा जाए तो रसिया में 2015 में एक लॉ इनेक्ट किया गया था और अलाउ किया गया था यूजर्स को टू फोर्स अ सर्च इंजन टू रिमूव लिंक्स, कि जो सर्च इंजन्स हैं उनको उनकी जो भी लिंक्स हैं अगर उनको वो चाहते हैं कि उनको वहाँ से हटा देना चाहिए तो वो भी हटा दी जाएंगी। USA में भी है ये चीज़ कि देयर इज़ अ वाइड सपोर्ट फॉर RTBF बट इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई लॉ।
लोग तो वहाँ पर मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है यूएसए में कि उसको हटाया जाए। तो ये वर्ल्ड ग्लोब के बारे में इसमें बता रखा है कि कहाँ पर क्या व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या व्यवस्था है? सीधे सीधे तो इंडिया में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि भाई किसी भी इन्फॉर्मेशन को, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया जाएगा, लेकिन हाँ जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें ये बताया गया है कि कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस के पास है, किसी के भी पास है, अगर वो किसी काम की नहीं है तो उसको नहीं रखा जाएगा। लेकिन डिलीट वर्ड जो है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। पर्सनल डेटा का जो डिलीशन है उसकी बात नहीं की गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 हैं, तो उनमें भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आरटीबीएफ जहाँ पर दे रखा हो, तो आरटीबीएफ से संबंधित उसमें भी कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरटीबीएफ के बारे में क्या बोला था पुट्टा स्वामी केस में? तो वो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड दिस एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि आपको पता होगा हमारा जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, उसके अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड दैट द राइट टू बी फॉरगॉटन वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, है ना, दैट कुड नॉट बी यूज्ड इफ द मटेरियल इन क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड फॉर द, अगर उसकी ज़रूरत कुछ जगहों पर पड़ती है तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। जैसे एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, अगर लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना या सूचना का अधिकार है वो वायलेट हो रहा है तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया जाएगा। दूसरा है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या आपका केस चल रहा है, पेंडिंग में है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बन रही है, उस टाइम पे आप बोल रहे हो कि वो डेटा जो है उसको हटा दो, तो भाई कैसे हट जाएगा? तो वहाँ पर भी नहीं हटेगा। और क्या कंडीशन? एग्जीक्यूशन ऑफ अ ड्यूटी इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यदि लोक स्वास्थ्य का मुद्दा है यानी कि पब्लिक हेल्थ है या पब्लिक इंटरेस्ट है तो उस टाइम पे भी नहीं हटेगा। और इसके अलावा वही पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई है कि उनकी पब्लिक प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर पर्पज ऑफ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल स्टडी और फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, यानी कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो साइंटिफिक स्टडी में हेल्प कर रही है या हिस्टोरिकल स्टडी में हेल्प कर रही है या फिर हमारे जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनमें हेल्प कर रही है, तो उस टाइम पे भी वो डिलीट नहीं किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूटिंग और डिफेंडिंग ऑफ लीगल क्लेम्स, तो लीगल की बात की थी हमने कि अगर लीगल कोई इशू चल रहा है तो उस टाइम पे भी आपका ये राइट टू बी फॉरगॉटन अप्लाई नहीं होगा। आगे क्या दे रखा है इसके साथ में? कुछ इशूज़ हैं, वो इशूज़ हम देख लेते हैं, मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं। तो पहला है स्कैटर्ड डेटा। डेटा बहुत सारा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है चारों तरफ, भाई कैसे डिलीट किया जाएगा? एक बात बताओ, एक जगह से डिलीट कर देते हो तो दूसरी जगह आ जाता है, तो एक बार किसी ने अपलोड किया उसको डिलीट करवाया फिर से अपलोड दूसरी जगह पे हो गया, तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रखा है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को हटाने की बात की गई थी, हटा है? नहीं हट पाया। काफ़ी प्रयास किए गए, वेबसाइट्स को बैन किया गया लेकिन नहीं हटा, आज भी है। तो उसके बाद री इमरजेंस, वही बात, आप एक बार आपने डिलीट करवा दिया, दोबारा से कोई फिर से अपलोड कर देगा, कहाँ तक आप उस पर नज़र रखोगे? और इतनी हमारी टेक्नोलॉजी भी अभी एडवांस्ड नहीं है कि हर चीज़ को नज़र में रखा जा सके, क्योंकि ये इंटरनेट है और इंटरनेट पूरी दुनिया से जुड़ा है। कहाँ कहाँ आप कंट्रोल करोगे? इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, आउट ऑफ लिमिट है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो अब भाई कोई भी अपलोड कर रहा है कोई भी चीज़ या किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो साझा कर रहा है, तो ये तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो जाएगा ना, अगर आप उसको रोक रहे हो कि भाई आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो एक ये भी मुद्दा है। पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस आरटीबीएफ, राइट टू बी फॉरगॉटन। एक बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी जो डिटेल्स हैं वो डिलीट करो, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो दोनों के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी एक समस्या है। अब ये फॉरवर्ड देखते हैं क्या दे रखा है ये फॉरवर्ड में। बैलेंसिंग राइट्स, तो दोनों के बीच में बैलेंसिंग होनी चाहिए, यानी कि राइट टू प्राइवेसी एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में क्या है? बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो, एक तरफ कम हो, ऐसा नहीं। तो प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, दोनों के बीच में अगर संतुलन, हमारी पार्लियामेंट कुछ ऐसा करती है या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो सही रहेगा। दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन की भी बात की गई, द गवर्नमेंट शुड डिवाइस अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी टू प्रिवेंट मिसयूज एंड लीकेज ऑफ डेटा, कि डेटा जो है उसका मिसयूज ना हो और वो लीक ना हो। डिस्कार्ड डेटा, ऑनलाइन सर्च टूल्स कैन modify their principles and destroy information after a specific time frame, thus balancing RTBF and right to privacy। डिस्कार्ड डेटा मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है तो उसको डिलीट हो जाना चाहिए। वो सालों तक पड़ा है, वर्षों तक पड़ा है, कब कब की चीज़ अब उखड़ के आ रही हैं, तो वो ऐसा ना हो। तो इनकी भी अपनी पॉलिसी में, इनको जो भी सर्च इंजन्स हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद फ्रेमवर्क, एक हमारे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल के जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एजॉल्ट है, इनफेमी है, इन सब के बारे में उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए और उसको एनफोर्स किया जाना चाहिए। अब उसके बाद है बैलेंस बिटवीन आरटीबीएफ एंड पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए।
अब जैसे मान लो पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है और एक तरफ राइट टू बी फॉरगॉटन है, अब बोल रहा है बंदा डिलीट करो, लेकिन वो जनहित से अगेंस्ट है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो दोनों के बीच संतुलन हो वहाँ पे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उस टाइम पे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए, तो सरकार को और हमारे जो कोर्ट्स हैं उन सबको इसके बारे में देखना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि FCRA। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 को नोटिफाई किया है। अब इसमें क्या किया गया है कि जो कंप्लायंस का वर्डन है सिटीजन्स पे, उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि FCRA में लचीलापन लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ये चीज़ लाई गई है। क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं वो देख लेते हैं, इसमें न्यूज़ क्या है। तो इसमें जो FCRA 2011 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, 10 लाख तक बिना किसी इन्फॉर्मेशन, यानी कि गवर्नमेंट को बिना इन्फॉर्मेशन दिए FCRA के तहत पैसा रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। सो इफ़ द अमाउंट एक्सीड्स 10 लाख, तो फिर उनको गवर्नमेंट से क्या अप्रूवल लेना होगा। और ये भी व्यवस्था की गई है कि इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अगेंस्ट 30 डेज अर्लियर। पहले क्या था, 30 दिन के पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी कि अप्रूवल लेनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 3 महीने दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था दी गई है कि 3 महीने पहले से आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई हमें ऐसा करना है। अगर अमाउंट 10 लाख क्रॉस करता है तो पहले क्या व्यवस्था थी, पहले ये व्यवस्था थी कि सरकार को इन्फॉर्मेशन 30 दिन तक देनी होती थी कि भाई 30 दिन तक आप सरकार को इन्फॉर्म कर दो, लेकिन अब क्या है, 3 महीने का समय दिया गया है कि अगर आप 3 महीने तक भी इन्फॉर्म करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ दूसरा क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेस हैं, पहले क्या व्यवस्था थी कि पहले ये पैसा रिसीव नहीं कर सकते थे, FCRA के थ्रू इनको अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब इनको भी अलाउ कर दिया गया है। इवोल्यूशन ऑफ FCRA, कि FCRA का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ और क्या क्या उसमें चेंजेस लाए गए। तो 1969 में सबसे पहले पार्लियामेंट ने कंसर्न एक्सप्रेस किया था अपना, किसके ऊपर, ओवर फॉरेन पावर इंटरफेरेंस, यानी कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो भारत में क्या डिस्टर्बेंस ला रही हैं, चाहे वो इंटरनल हमारी सिक्योरिटी है उससे संबंधित हो, या फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं उससे संबंधित हो, कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं उससे संबंधित हो। तो इन सब में क्या है, वो बाहर से पैसा भेज के फंडिंग करते हैं और भारत में टेंशंस क्रिएट करते हैं। ये 1969 में हमारी पार्लियामेंट ने एक्सप्रेस किया था। इसमें FCRA 1976 एक्ट इनेक्ट किया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। 2010 में क्या किया गया था कि FCRA 2010 जो लाया गया था उसमें एक था कि टू कंसोलिडेट द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड प्रोहिबिट देयर यूज फॉर एक्टिविटीज़ डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जो हमारे राष्ट्रीय हितों के अगेंस्ट है वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। 2020 में क्या किया गया कि जो रिजीम था, यानी कि जो व्यवस्था थी 2010 में लाई गई थी, तो उस व्यवस्था को और टाइट कर दिया गया कि जो NGOs हैं वो ऐसे अगर पैसा रिसीव कर रहे हैं, फॉरेन फंड रिसीव कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर उसके ऊपर जो कंट्रोल है, स्क्रूटनी है, उसको टाइट किया गया। यानी कि पहले अच्छे से छानबीन होगी, उसके बाद ही आप पैसा ले पाएंगे कि भाई वो गलत कामों में तो नहीं लगा रहे हो। क्योंकि 2017, 18, 19 में बहुत ज़्यादा ऐसे मामले देखे गए थे कि NGOs को जो पैसा मिलता था वो NGOs उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा चाहिए आपको, जो भी फंड रिसीव करने हैं, तो यहाँ पे जो NGOs हैं उनको क्या करना पड़ेगा। पहले क्या व्यवस्था थी कि पहले 15 दिन पहले से उनको सरकार को इन्फॉर्म करना होता था, यानी कि प्रायर परमिशन लेनी होती थी। लेकिन अब ये 15 दिन से बढ़ा के 45 दिन कर दिए गए हैं कि आप 45 दिन पहले ही उसकी परमिशन ले सकते हैं। कि जो FCRA के अंतर्गत केसेस हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को 7 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है एक ऐसा ऑफेंस जो अगर किसी ने कंप्लेंट की है मान लो, और कंप्लेंट जब उसकी की है तो वो वापस ले सके, अगर कंप्लेंट करने वाला वापस ले सके तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। FCRA के जो पर्पस है या प्रोविजंस हैं वो क्या है, तो इसका मतलब है, FCRA का मतलब होता है कि कोई भी डोनेशन है, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाई एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और स्क्रूटनी, वो आपका किसके अंतर्गत आता है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। सो FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंप्लीमेंट करता है, और इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो सपोर्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन सपोर्ट करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो।
किस चीज़ में, अगर अप्रूवल लेना है या रिजेक्ट करना है, क्या करना क्या है उसका। मान लो किसी ने अप्लाई किया कि भाई उसे इतना फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए और वहाँ से आ रहा है, तो IB उसमें देखेगा कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है। अगर ये पैसा सही जगह इस्तेमाल होना है तो उसको अप्रूव कर देगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा, है ना। तो द गवर्नमेंट ऑर्डर्स कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो गवर्नमेंट के ऑर्डर को अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई रिजेक्ट है या फिर आपका अप्रूव है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। सो मेजर प्रोविजंस क्या है कि जो 2020 के बाद से जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें। तो पहला है प्रोहिबिट्स द रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। अब हालांकि अभी इसमें कर दिया गया है, व्यवस्था कर दी गई है कि अब इनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन पहले क्या था, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी कि चुनाव में खड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया वाले हैं, है ना, और पब्लिक सर्वेंट हैं, जज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एम्प्लॉइज़ हैं, तो और जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, तो इनको पहले अलाउ नहीं किया गया था कि भाई ये नहीं ले पाएंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बट अब अलाउ 2022 के अमेंडमेंट में कर दिया गया है। उसके बाद प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स, है ना, प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या है, आधार जो है वो मैंडेटरी होता है। क्या होता है, आधार मैंडेटरी होता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है, NGO के बारे में है, वो आपको देनी होती है। डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट इन सच ब्रांचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू रिसीव फंड्स। मतलब ये बैंक्स को डेजिग्नेट किया गया है कि भाई इस ब्रांच में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इसको फंड को ले सकते हो, कहीं पर भी फंड्स को नहीं ले सकते हो। नो फंड्स अदर देन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इन इट एंड इट कांट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन और NGO। कि जिस भी अकाउंट में आपका पैसा आ रहा है, तो आप इसके अलावा, इस अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट में नहीं ले सकते हो, पहली बात, और इस अकाउंट में कोई और पैसा इसके अलावा नहीं डालोगे, ठीक है, और NGO टू NGO ट्रांसफ़र नहीं करोगे। तो ये बात है। उसके बाद क्या है कि वैलिडिटी ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन, तो इज़ 5 ईयर्स, कितना है, 5 ईयर्स है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 6 महीने के अंदर, आपका एक्सपायर हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, फिर से रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो आपका रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद है कि जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव आपका एक्सपेंस होता है, उसमें पहले लिमिट कितनी थी, 50% थी, बट बाद में किया गया इसको 20% कर दिया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है, मान लो कोई NGO है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, अब बाहर से मान लो कि 20 लाख रुपए आए, 20 लाख में वो 10 लाख तो यही दिखा देते थे कि भाई यहाँ पे पेन लाए थे हम, कॉपी लाए थे, ऑफिस था, लोगों को दिया। भाई इतना खर्चा अगर आप करोगे तो NGO का काम क्या होता है, पब्लिक की सर्विस करना, तो आप ही खुद कुछ सारा कुछ ले रहे हो, तो फिर लोगों की हेल्प क्या करोगे। तो उसको कम करके कितना किया गया था, 20% यहाँ पर दिया हुआ है। जो एनुअल रिटर्न्स हैं उनको आपको कंपलसरी फिलिंग उनकी करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट को इंक्वायरी के बाद कुछ ऐसा लगता है कि जो यूसेज आप कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं FC का, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट रोक सकती है आपको कि भैया वहाँ पे आप नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ FCRA, इसका महत्व क्या है। तो महत्व है, तो FCRA एम्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट सो दैट इट फंक्शंस इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ ए फॉरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये फॉरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसके साथ साथ जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनको भी ध्यान में रखता है। मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक तरफ तो जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो गई, क्योंकि बाहर से फॉरेन पैसा मिल रहा है ना, फॉरेन से। तो इसके अलावा दूसरी समस्या यहाँ पर क्या है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनको रोकने के लिए NGOs को पैसा दे दिया जाता है कि भाई आप हमारा कोई माइनिंग प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, कुछ भी है जो इंडिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो उसमें वो नारा लगा रहे हैं कि बंद करो भाई, नहीं करेंगे हम, ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से जो नारे लगा रहे हैं, उनको बाहर से पैसा मिल रहा है भाई, ठीक है, बिना पैसों के कोई नारे नहीं लगाता वहाँ पे जाके। तो ये एक समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना, ज़रूरी हैं, उन प्रोजेक्ट्स में ये रोड़ा डालते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को ऑफन यूज़ किया जाता है सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, विच क्रिएट्स थ्रेट टू इंडियन डाइवर्सिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है और जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट करता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि सरकार ने भाई बैन कर दिया था, किसको बैन कर दिया था, कंपैशन इंटरनेशनल को 2016 में कि भाई आप NGOs को पैसे नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि रिलीजियस कॉवर्जन, यानी कि जो आपसी धार्मिक कला है वो बढ़ रहा था, इसकी वजह से ऐसे इस पे आरोप लगाए गए थे और सरकार ने इसको रोक दिया था कि कोई फंडिंग नहीं लेंगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ग्लोबल आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशंस टू इम्पोज देयर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जैसे कम्युनिज्म है, चाइना में कम्युनिज्म है, तो कम्युनिज्म को यहाँ पर थोपने के लिए, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लगाने के लिए, लोगों की विचारधारा बनाने के लिए, उसके लिए कुछ लोगों को पैसा, कुछ NGOs को पैसा भेजा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो बाहर की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो वहाँ पर इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन का उनके लिए मिसयूज किया जाता है। सम NGOs ऑल्सो मिसयूज इट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग वॉज प्लेस्ड अंडर द प्रायर अप्रूवल कैटेगरी इन 2015।
तो इसको प्रायल अप्रूवल कैटेगरी में रखा गया था। और फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग जो थी, ये देखा गया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट है सॉवरेनिटी एंड फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है वो बाहर से पैसा आ रहा है, तो दूसरे देशों के साथ भी हमारे संबंध जो है, रिलेशंस हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री से अगर पैसा आया, भारत में उसका मिसयूज हुआ तो हमारे उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, उस देश के साथ समस्याएं बढ़ती हैं, आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हैं। लेकिन अगर FCRA इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, तो वो इसको रोक के रखता है। सो अब इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रिजीम, अगर कंप्लायंस रिजीम स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, डिक्रीज इन FCRA रजिस्टर्ड NGOs, यानी कि जो NGOs रजिस्टर्ड हैं उनमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। जहां 2011 में 40,000 थे, वहीं 2022 में मात्र 16,000 है। मोर कैंसिलेशन का रेट भी बढ़ा है। 1811 2019 से 2021 के बीच जो सर्टिफिकेट हैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाए गए थे, वो कैंसिल हुए हैं। अब रिन्यूअल रिजेक्शंस भी बढ़े हैं। 783 रिन्यूअल एप्लीकेशन कैंसिल्ड फ्रॉम 2019 टू 2021। एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉरेन फंडेड NGOs जो हैं, उन्होंने हमारा जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट था इंडिया में, इंडिया ने और रशिया ने दोनों ने मिलकर बनाया था, तो उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, लेकिन वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन NGOs। एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, उनका मिसयूज किया जा रहा है फंड्स का, तो इसको भी इंश्योर करने के लिए FCRA ज़रूरी हो जाता है। अब FCRA के ऊपर कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ समस्याएं, चिंताएं हैं, तो वो क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट है टारगेटिंग ऑफ NGOs। अब मान लो अभी इस टाइम पे कोई NGO है और BJP गवर्नमेंट है, तो BJP गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी उस NGO से मेल नहीं खा रही है, तो फिर क्या होगा? BJP गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको टारगेट करे FCRA के अंतर्गत और उसको ख़त्म करवाना चाहेगी कि NGO किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ये एक समस्या है। सेकेंड, हर्ट NGOs फंक्शनिंग। FCRA से क्या किया जाता है, NGO की जो फंक्शनिंग है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उन पे भी लिमिट लगा दी गई है कि भाई 20% है ना। और कंप्लायंस जो था वो बर्डन बहुत ज़्यादा था। हालांकि अब 2022 में संशोधन किया गया, इसीलिए ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये की समस्या। उसके बाद वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग थ्रू लिमिटेशंस ऑन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भाई लिमिटेशन लगा दी कि आप इसी में खोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में, और किसी में नहीं खोल सकते। तो ये क्या है? वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो ये इनको अफेक्ट करता है। इसके अलावा इसमें बात व्यवस्था की गई, आधार मैंडेटरी है, भाई राइट टू प्राइवेसी का ये तो उल्लंघन है सीधा सीधा। ट्रांसफर पर प्रोविजन है कि आप पैसा किसी और जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। सो नो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अदर NGOs, यानी कि अदर NGOs में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इथोस ऑफ इंडिया which has multiple interest groups with the vital role of NGOs to create awareness among them and protection of their rights। NGOs बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई अगर अच्छी योजना लेके आ रही है तो उस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इतना बड़ा रोल NGOs का है हमारे यहाँ, लेकिन उनके साथ ये अगर FCA का मिसयूज़ किया जा रहा है, यानी कि FCRA का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ FCRA, कि भाई ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। एज रिसीविंग ऑफ फॉरेन डोनेशंस कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट राइट। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मिसयूज किया जाता है। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, पार्लियामेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए, है ना। क्योंकि मोरल एब्लिगेशन लोगों की बनती है, बट मोरल ऑब्लिगेशन तो देखने को मिले ना NGOs किस तरीके से इसको मिसयूज करते हैं। तो कोई कानून हो, ये जरूरी है। सो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ध्यान में रखना चाहिए। प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट्स ये भी जरूरी है, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। तो एन ऑब्जेक्टिव एंड फुली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस विद सर्चेबल डेटाबेस ऑन NGOs, है ना। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए कि भाई जो भी NGO है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें उपलब्ध हो। NGOs जो हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें कंप्लाइंस के लिए, जिस तरीके से वो ईजी कंप्लाइंस शो कर पाएँ। यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजी उनके पास है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो इनका फॉर्म फिलिंग से लेकर कुछ भी है तो वो आसान तरीके से कर पाएँ, ये बता रखा है। उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स और NGOs बीइंग हर्ड, है ना, उनको भी अवसर मिलना चाहिए कि भाई उनकी भी बात को सुना जाए। उसके बाद है कि जो NGOs हैं उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है, उनको दे सकती है कि भाई हम ये योजना लेके आए हैं, इस योजना में आपका ये पर्टिकुलर काम है। मान लो अवेयरनेस का काम है कि आपको अवेयरनेस फैलानी है, तो ये सेकंड ARC में भी ये बात की गई थी। सेकंड ARC में भी बोला था कि अगर ऐसा करोगे तो उनका अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। तो हमने ये पूरा टॉपिक अपना डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।